Assalamu alaikum dear students. Welcome back to the online mode of learning. I'm your instructor Maparanteen. This class is for MPA 4th morning and also the course is governmental auditing. So today we are going to discuss another topic which is audit planning. This is basically chapter number 5 of the book that we are following. So we have already discussed the kinds of audit, and today we are going to discuss what is audit planning. So basically we can say that the first fieldwork standard of audit requires that there should be adequate planning. जो भी हमारा फील्ड वर्क का स्टैंडर्ड्स होता है वो सबसे पहले रिक्वायर करते हैं कि हमारी जो प्लानिंग है वो एडुकेट हो या इनफ हो. सो द ऑडिटर कैन ड्रॉ अप हिज प्लान्स टू कंडक्ट ऑडिट अकॉर्डिंग टू नेचर एंड टाइप ऑफ द ऑडिट वर्क. तो हमने क्या देखना है, हमारे जो ऑडिटर्स होते हैं वो प्लान कैसे करते हैं या किस तरह से वो अपने प्रोसीजर्स को प्लान करते हैं. तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि हमारा जो ऑडिट का नेचर क्या है और हमारा ऑडिट का वर्क क्या है. सबसे पहले तो उनको ये देखना है. एंड द प्रोसेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग में includes making arrangements for collection of financial information to be reviewed and procedures to be followed in examination data. So हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है ऑडिटिंग प्लानिंग का, उसमें हमने क्या देखना है कि हमने अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो ऑडिटर्स हैं वो कलेक्ट कैसे कर रहे हैं, फिर उसको रिव्यू कैसे कर रहे हैं, और जो प्रोसीजर्स हैं वाइल दे कलेक्ट डेटा, उस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं उनको एग्जामिन कैसे कर रहे हैं. तो ये है जी हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा ऑडिटिंग प्लानिंग होती है, या हम कह सकते हैं इसको ऑडिट प्लानिंग. So moving forward to the start of a new audit, or we can say the commencement of new audit under audit planning. तो किस तरह से हमारा जो न्यू ऑडिट होता है वो स्टार्ट हो रहा होता है, ये जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्लानिंग बेसिकली. सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं. जो पहला पॉइंट है वो है जी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. तो बेसिकली ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे. सो वी कैन से दैट एन ऑडिटर कैन एग्जामिन हिज अपॉइंटमेंट एंड वी कैन से दैट द शेयर होल्डर्स हैव राइट टू अपॉइंट एन ऑडिटर. सो हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले तो ऑडिटर एग्जामिन करते हैं कि उनकी अपनी अपॉइंटमेंट को, और फिर वो ये देखते हैं कि जो हमारी कंपनीज ये देखती हैं जो उनकी मैनेजमेंट है या फिर जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनका बेसिक राइट होता है टू अपॉइंट एनी ऑडिटर. तो इसी तरह से हमारा जो ऑडिटर होता है वो अपॉइंट होता है. फिर हम बात करते हैं जी प्रीवियस ऑडिटर की. तो there is a difference between a previous auditor and a new auditor. So basically जो हमारी मॉरल ड्यूटी होती है वो ये होती है कि हमारा जो न्यू ऑडिटर है वो पुराने ऑडिटर को लेटर लिखे या उससे परमिशन ले दैट ईदर कि वो अपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता है. सो बेसिकली एन ऑडिटर कैन राइट अ लेटर टू ओल्ड ऑडिटर फॉर ऑब्टेनिंग हिज कंसेंट. Also, he must have no objection to such appointments, and it is we can say that it is the moral duty of a new auditor to inform old auditor for the appointment. So this is also a major point in the commencement of new audit. Next is the audit staff. Basically the auditor can arrange audit staff on the basis of workload, and the number of audit clerks can be engaged on the basis of audit work. So there should be no extra burden of work on audit staff. अब जब हम ऑडिट स्टाफ की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो वर्कलोड है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑडिट स्टाफ है वो होना चाहिए. और अगर हमारा बर्डन ज़्यादा है
तो हमारे ऑडिट स्टाफ इंक्रीज हो जाएगा, अगर कम है तो हमारा ऑडिट स्टाफ डिक्रीज हो जाएगा. So this is also a commencement of new audit. Then we have an other point, that is time of audit. So basically the auditor can consult the management for fixing time of audit, and the date of start is fixed with the consent of management. Also the time required must be utilized to proper audit work. तो इसमें हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा जो ऑडिटर है उसको मैनेजमेंट के साथ कंसल्ट करना चाहिए और टाइम को एक फिक्सेशन दे देनी चाहिए, या फिक्स टाइम जो है वो फिक्स कर देना चाहिए. एंड जो उसकी डेट है स्टार्टिंग की उसको भी फिक्स कर देना चाहिए, और जो कंसेंट है मैनेजमेंट का वो ले लेना चाहिए. और हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टाइम है उसको यूटिलाइज एक प्रॉपर ऑडिट वर्क के थ्रू करना चाहिए. फिर हम बात करते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड. नाउ व्हाट इज टाइम रिक्वायर्ड? बेसिकली the auditor can decide the time required for completion of audit work, and he can engage sufficient audit clerks to complete work in the time, otherwise the cost of audit increases. So हम basically इस तरह के टाइम को फिक्स क्यों कर रहे होते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि टाइम डिसाइड करने के लिए एक फिक्सेशन क्यों हो रही होती है. वो इसलिए हो रही होती है कि अगर सफिशेंट ऑडिट क्लर्क्स हों और काम को जो है वो टाइमली कंप्लीट कर दिया जाए तो बेहतर होता है. अगर इस तरह से ना हो तो हमारी जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है. डेफिनेटली हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी कि टाइम जो है वो एक फिक्स्ड नहीं होगा. नेक्स्ट इज़ दी ऑडिट ड्यूटीज़. नाउ व्हाट इज़ ऑडिट ड्यूटीज़? बेसिकली ऑडिट ड्यूटीज़ का मतलब ये है कि ऑडिटर कैन नोट हिज ऑडिट ड्यूटीज़. ऑल्सो such duties are usually started in audit engagement letter, and the duties stated in Companies Ordinance 1984 cannot be overlooked. So auditor क्या करता है कि अपनी जो ड्यूटीज़ है उसको नोट कर लेता है, और इस तरह की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो एक इंगेजमेंट लेटर होता है, जो ऑडिट का इंगेजमेंट लेटर होता है उसके अंदर बेसिकली ये ड्यूटीज़ जो हैं या एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रेजेंटेड होती हैं. और इस तरह की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो हमारी कंपनीज के ऑर्डिनेंस 1984 का कंपनीज का जो ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंगली हो रही होती हैं, और हम इसको ओवरलुक नहीं कर सकते या हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस. सो हमारे जो नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, ठीक है, वो ऑडिटर को चेक करना होता है, ठीक है, और ये भी देखना होता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो किस चीज़ का है. इधर वो मैन्युफैक्चरिंग का है, इधर वो ट्रेडिंग का है, या वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का है. सो ऑडिटर मस्ट नो द नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू कंडक्ट ऑडिट. सो अगर ऑडिटर को नेचर ऑफ बिज़नेस ही नहीं पता होएगा तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि वो किस तरह से ऑडिटिंग करे. सो इसीलिए ऑडिटर को अपने काम के अंदर चेक करना पड़ता है सबसे पहले कि हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, जिस भी कंपनी का ऑडिट करना चाह रहा है उसका बेसिकली नेचर ऑफ बिजनेस क्या है. नेक्स्ट इज़ द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस. वी कैन से बिजनेस हिस्ट्री. सो ऑडिटर शुड रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस. वाई? बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑडिटर टू नो कि किसी भी कंपनी की हिस्ट्री क्या रही है. सो ही कैन रिकॉर्ड ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, नेचर एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन मार्केट. सो ऑडिटर के लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि वो जो है देखे कि हमारी ये जो कंपनी है जिसका ऑडिट हो रहा है उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, उसका नेचर क्या है, जिस तरह से हमने पहले बात की नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, या फिर उसके जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में वो कितने हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, अवेलेबिलिटी क्या है उन प्रोडक्ट्स की मार्केट के अंदर. तो ऑडिटर को ये भी देखना होता है, ठीक है. प्लानिंग में ऑडिटर को ये सब कुछ देखना होता है. फिर प्लानिंग का ही पार्ट है जी एक और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. तो हम ये बात करते हैं कि बिजनेस में प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर सक्सेसफुल वर्किंग, एंड वन प्रोडक्ट और सर्विस इज नॉट सफिशिएंट फॉर compete in market, and the auditor should note the types of products
अगेन वही बात है ये कि हमारे जो ऑडिटर्स हैं उनको, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं वो किसी एक तरह की सर्विस प्रोवाइड करना इज़ नॉट सफिशिएंट, और इस तरह से वो कम्पीट नहीं कर सकती मार्केट में। तो ऑडिटर को ये देखना है कि उनको नोट करना है कि क्या टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, क्या टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं, और किस तरह से वो जो कंपनी है, ईदर द कंपनी इज़ वर्किंग सक्सेसफुली और ईदर द कंपनी इज़ नॉट वर्किंग सक्सेसफुली। तो ये जो है ये हमारा आ जाता है जी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज़ द लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स। सो हम बात करते हैं जी कि हमारी जो ऑडिटर की लिस्ट है, जो हमारी मैनेजमेंट की लिस्ट है वो क्या है। तो ऑडिटर जो हैं वो देखते हैं या वो पूछते हैं सबसे पहले तो आपके ऑफिसर्स के बारे में, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में पूछते हैं कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, या उनकी अथॉरिटीज़ क्या हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये भी जो है ये बड़ा ज़रूरी है किसी भी ऑडिट वर्क को स्टार्ट करने से पहले कि हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटीज़, उनकी स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, या इधर उनकी अथॉरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा कुछ जो है वो क्या है और किस तरह से हो रहा है, ताकि ऑडिटर के माइंड में एक क्लियर जो है वो पिक्चर हो। नेक्स्ट इज़ द कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात करते हैं जी कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। जब कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जब भी हम बात करते हैं तो उसके बारे में हम ये कहते हैं कि जो ऑडिटर है वो कलेक्ट करता है बेसिकली इस तरह की कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गए। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे हम कह सकते हैं जी लीगल जो है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं हम, तो वो जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को जो ऑडिटर है वो एग्जामिन करता है ऑडिट करने के लिए। तो इस तरह की कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होती हैं वो हमारे ऑडिटर के पास होनी चाहिए, या फिर वो आपसे आपकी कंपनी की जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या एसोसिएशन आर्टिकल्स हैं उनके बारे में एग्जामिन करता है। फिर आ जाता है जी हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बेसिकली जो ऑडिटर होता है he can obtain list of books of accounts and he can check the legal requirements are followed in preparing books of accounts and other records. So our auditor may, बल्कि डेफिनेटली दे आस्क्स फॉर द लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ताकि उसको एक उसके माइंड में क्लियर पिक्चर हो कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो किया गया है जब भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो इसलिए ऑडिटर के पास जो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ द agreements made. This is also a point in commencement of new audit, or we can say in the commencement of audit planning. So the auditor can examine contracts made between the company and other parties, and company's management must follow the terms and conditions. तो हमने क्या करना है, हमारा जो ऑडिटर रहता है वो क्या एग्जामिन कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो किसी कंपनी ने किसी और कंपनी से या किसी और पार्टी से बनाए हुए हैं उसको एग्जामिन करना है, ठीक है, प्रॉपरली एग्जामिन करना है उसको। फिर हम बात करते हैं जी अकाउंटिंग सिस्टम की। सो बेसिकली जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसको भी ऑडिटर हमारा जो है वो एग्जामिन कर रहा होता है, जो भी मैनेजमेंट जिस तरह का भी अकाउंटिंग सिस्टम जो है उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। सो बेसिकली द सिस्टम मस्ट बी रीजनेबल टू प्रोड्यूस रिलायबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड। इस तरह का जो सिस्टम होता है वो रिलायबल इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड जो होता है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, इसीलिए हमारा जो ऑडिटर होता है वो एग्जामिन कर रहा होता है इस तरह की चीज़ों को। देन वी हैव द इंटरनल कंट्रोल। नाउ what is internal control? Basically internal control system is tested to rely on it. Also audit sampling is possible if it is effective, and the business work must flow under proper accounting and administrative controls. So हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो ऑडिटिंग सैम्पलिंग होती है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है।
सो बेसिकली ऑडिटिंग सैम्पलिंग की क्यों जाती है, हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसको इसलिए की जाती है कि हम इंश्योर करें कि जो हमारे आइटम्स हैं वो सिलेक्टेड आइटम्स जिसे कहते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी टोटल पॉपुलेशन को, ताकि ऑडिटर्स जो हैं वो अपना कंक्लूजन ड्रॉ करें। सो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑडिटिंग सैम्पलिंग। तो बेसिकली जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है वो इसी पर रिलाई कर रहा होता है, और ऑडिटिंग सैम्पलिंग जो होती है वो पॉसिबल होती है और इफ़ेक्टिव होती है, ताकि जो बिज़नेस का काम है वो अकाउंटिंग प्रॉपर अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के अंडर हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट इज दी सर्टिफिकेट्स ऑफ क्लाइंट्स। सो दिस इज अनदर पॉइंट। बेसिकली द ऑडिटर कैन ऑब्टेन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम क्लाइंट्स। क्यों कर रहे होते हैं वो ये सर्टिफिकेट्स ऑफ क्लाइंट्स जो हैं, क्यों ले रहे होते हैं फ्रॉम क्लाइंट्स? इसलिए ले रहे होते हैं ताकि जो कन्फर्मेशंस हैं अकाउंट्स की, या उनके डेबिटर कौन है या उनके क्रेडिटर्स कौन है, वो पॉसिबल हो सके ऑडिटर के लिए जानना। सो द क्लाइंट कैन इशू, इसमें क्लाइंट जो है वो स्टॉक वैल्यूएशन को भी इशू कर सकता है, सर्टिफिकेट जो होता है स्टॉक वैल्यूएशन का फ्रॉम द ऑडिटर। और बेसिकली ये जो हम कहते हैं कि स्टॉक वैल्यूएशन होती क्या है, स्टॉक वैल्यूएशन बेसिकली दिस इज वी कैन से द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द theoretical values of the companies, or we can say the stocks of the companies, कि हमारी जो कंपनी है उसकी theoretical value क्या है या उसके stocks कितने हैं। ठीक है, तो ये जो होती है ये बेसिकली हम कहते हैं कि हमारी स्टॉक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट जो है वो ऑडिटर के पास होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जी ओल्ड रिपोर्ट की। सो जो ऑडिटर होता है वो आपकी कंपनी की जो ओल्ड रिपोर्ट होता है उसको भी एग्जामिन करता है, एंड ही कैन नोट द वीकनेस स्टेटेड इन प्रीवियस रिपोर्ट्स, एंड ही कैन चेक दैट द वीकनेस those weak points stated in old report are not repeated during this years. तो बेसिकली जो आपका ऑडिटर होता है वो ओल्ड रिपोर्ट को इसीलिए चेक कर रहा होता है कि जो मिस्टेक्स जो हैं या वीकनेसेस जो हैं जो प्रीवियस ईयर में हुई हैं वो इस ईयर में ना हो, इसलिए वो ओल्ड रिपोर्ट को भी गो थ्रू करता है। नेक्स्ट इज द रिव्यू ऑफ स्टेटमेंट्स। सो बेसिकली जो ऑडिटर होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर रहा होता है, उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख रहा होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख रहा होता है, और इस तरह के डिफरेंट relevant records को देख रहा होता है। Then we have the legal formalities. So this is another point. So basically the auditor must see that management has completed legal formalities and there are various laws for working of company and there should be no change in accounting policies. So ये भी जानना ऑडिटर के लिए ज़रूरी होता है कि जो मैनेजमेंट है उसने अंडर लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो अपना काम कर रही है, और जो डिफरेंट लॉज हैं उनके अंडर काम कर रही है, और उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। फिर हम बात करते हैं जो डिस्कशन विद मैनेजमेंट, कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट में डिस्कशन विद मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है। सो द ऑडिटर कैन डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स विद मैनेजमेंट एंड द वीक पॉइंट्स कैन बी एक्सप्लेन एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में भी रिसीव्ड। सो क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो भी अच्छी तरीके से आपकी कंपनी के बारे में जानती होती है, सबसे पहले मैनेजमेंट ही जानती होती है, तो ऑडिटर क्या कहते हैं वो इन डिटेल डिस्कशंस करते हैं इम्पॉर्टेंट मैटर्स, किसी भी इम्पॉर्टेंट मैटर को लेके कंपनी के अंदर, ताकि जो है उसमें भी पॉइंट्स देख सके, या फिर हम ये कह सकते हैं ताकि इन डिटेल इन डेप्थ जो है वो स्टडी कर सके। फिर हम बात करते हैं जी प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। फिर ये क्या होता है कि जो हमारी ऑडिटर है वो फाइनल रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जो उन्होंने काम किया है इन सारी चीज़ों को देखते हुए। सो व्हेन द ऑडिटर इज़ फुली सेटिस्फाइड देयर इज़ अ क्लीन रिपोर्ट, और इन केस ऑफ बैड वर्किंग ही कैन सबमिट क्वालिफाइड रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। अगर उनको लगे कि जो आपका बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो इसी तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो क्वालिफाइड रिपोर्ट्स भी आपके शेयर होल्डर्स को जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी बेसिकली कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट। ऑल्सो I would further discuss about the basically
we will understand the points involved in audit procedures. Also, we are going to discuss audit programming. Also, we are going to discuss the objectives of audit programs, or we can say that the contents of audit programs. So हमने further इस chapter में ये सारी चीज़ें discuss करनी है. Under audit planning, जो first point था उसका, that was the commencement of new audit. Audit start कैसे होता है, या ऑडिटर्स जो हैं वो किस तरह से वेरिफिकेशन कर रहे हैं, किस तरह से बिज़नेस की हिस्ट्रीज़ को जान रहे हैं, किस तरह से टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से ऑडिटिंग स्टाफ जो है वो वर्क कर रही है, किस तरह से एग्रीमेंट्स जो हैं वो बिटवीन कंपनी एंड अदर कंपनीज जो है वो बन रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी जो है वो कितनी क्लियर हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम सबसे पहले जो है ऑडिट प्लानिंग के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम जब ऑडिट प्रोसीजर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स भी डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस भी कुछ हैं जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. I hope that each one of you is working on the assignments I have sent you. अगर आप लोग assignments को अभी भी follow नहीं कर रहे हैं तो I cannot do anything about it. I am very serious, क्योंकि आप लोगों की कुछ attendance जो है, I am repeatedly saying you कि आप लोगों की जो कुछ assignments हैं वो attendance भी आपके assignments में ही base कर रही है. So it is very necessary for all of you to be very conscious about your assignments. आप लोग अपने असाइनमेंट्स के बारे में कॉन्शियस रहेंगे तो आपकी अटेंडेंस भी मार्क होगी. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.